हेलो डियर स्टूडेंट्स, मनस्वी क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोगों ने इसको दो केसेस में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन के अंदर हम लोग इसको क्लैरिफाई कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लेंगे इसको किसके केस में, एसोसिएशन के केसेस में। तो आप सेकंड पॉइंट लिखिए यहाँ पर, ये फर्स्ट आप लोगों का ए पॉइंट, अब बी लिखेंगे तो लिखना वांट ऑफ फैक्टर, बी पॉइंट, इन द केस ऑफ, थोड़ा क्लियर करते हैं, इन द केस ऑफ एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। देखिए मेरे पास में क्या है, मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी। मैंने आपसे कहा था मेरे पास में एसिडिक एसिड है। आपको ये एग्जांपल लर्न करना पड़ेगा। ये एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर वगैरह में प्रेजेंट होता है। ये दूसरा भी एसिडिक एसिड है। आप जैसे ही इन दो एसिडिक एसिड को बेंजीन के सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हो, जैसे ही इन दोनों को उठाकर आपने बेंजीन में डाल दिया, इनका डाइमराइजेशन हो जाता है, इनका डाइमर फॉर्म हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये दो मोल जो आपने लिए थे, लुक एट दिस, these things, these are two acidic acid. When we put into benzene, they get dimerized. एक बार गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ये सॉरी एसोसिएशन। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं इसको, CH3COOH। ये क्या हो गया, ट्वाइस। बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो ये डाइमर फॉर्म किया। तो ये प्रोसेस हो गई आप लोगों की एसोसिएशन। तो देखिए भाई हुआ क्या, दो लोग लिए थे हम लोगों ने, है ना, और बाद में ऑब्जर्व किया तो एक लोग मिला। तो बताइए ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ही तो एसोसिएशन है, और इसी को हम लोग बोले थे वांट ऑफ फैक्टर। क्या था बताइए? ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और ये है आपकी थ्योरेटिकल। तो मैंने आपसे कल आई की जो बात की थी, वांट ऑफ फैक्टर, मैंने आपसे यही कहा था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही बात हुई थी। तो यहां पर जो आई की वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू, देखिए ऑब्जर्व कितनी है, अगर हम बात करें तो एक हो गया ना, और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 है, तो 1/2 मीन्स 0.5। आप खुद से सोच के बताइए आई की वैल्यू, कल भी हमारी बात हुई थी, आई की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी या ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगी लेस देन 1। तो ध्यान रखिएगा एसोसिएशन के केस में आई जो होता है, वांट ऑफ फैक्टर जो होता है, वो 1 से लेस गेन होता है हम लोगों को। ठीक है भाई, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। इसको आप लोग कल में पढ़ा दिया था, एक बार फिर से आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब देखिए आगे हेडिंग, केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा या कुछ बुक्स में इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग डिसोसिएशन को अल्फा से करते हैं, तो कुछ बुक्स में क्या किया, इसको बीटा बोला है। कुछ भी ले लीजिए, रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता खास। देखिए मेरे पास में क्या था, मेरे पास में एन मॉलिक्यूल थे एसिडिक एसिड के, अभी एन लिए थे 2, वो कंबाइंड हो गए थे, कंबाइंड हो गए क्या बन जाएंगे, एन। ठीक है, तो अब क्या होना है, स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 पर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इसका मेरे पास में कितना मोल है, 1 मोल है ना, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 है, ये तो बना ही नहीं है अभी, ये तो 0 है। ठीक है, अब जरा देखना t इज इक्वल टू t सेकेंड पे, कल भी बात हुई थी, इसका अल्फा पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसमें से बताइए 1 में से क्या चला गया, अल्फा चला गया, तो 1 माइनस क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा बाय एन। अब सर ये कैसे हो गए, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो देखो कैसे, हमें एन से कितना मिल रहा है, हमें एन से मिल रहा है 1, तो 1 से कितना मिलेगा, 1/n। तो बताइए ये क्या ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं, सॉरी, अल्फा से कितने मिलेगा, अल्फा बाय एन। तो आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है,
जरा देखना, तो 1 माइनस अल्फा और ये क्या हो गया अल्फा बाय एन। अब बताइए जरा मेरे को ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये ऑब्जर्व्ड है और ये 1 क्या है थ्योरेटिकल। आई की वैल्यू तो आप लोगों के टिप्स पे, आई का फॉर्मूला तो आपके टिप्स पे, आई इज इक्वल टू थ्योरेटिकल सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी ऑब्जर्व्ड, यही होगा भाई अपॉन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इधर उधर लेकर के इसको उधर ले जाइए, ये चला गया उधर। अब क्या कर रहा हूं सिर्फ मैथमेटिक्स है। मैंने कल आप लोगों को अगर ध्यान है तो मैंने आपसे यही कहा था कि डिसोसिएशन के केस में जरा देखो भाई मेरी बातों को आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टीचर लोगों का एक प्रोसीजर होता है, वो रिसर्च भी करते हैं साथ में कि कौन सा क्वेश्चन कितनी ज्यादा बार पूछा जाता है या फिर किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाना ही हमारा मकसद नहीं है, आप लोगों को ये भी बताना कि कौन सी चीज किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक बार आप लोगों को लेक्चर के अंदर कहा था स्मार्ट स्टडी करनी होती है आप लोगों को, पढ़ाई तो इतनी सारी है, ठीक है, इतना सब थोड़ी पढ़ेंगे है ना, उसमें से हमें ये भी आना चाहिए कि क्या स्किप करना है और क्या सेलेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखिए भाई एसोसिएशन की बात करें और डिसोसिएशन की बात करें तो आप खुद से बताइए। डिसोसिएशन के अंदर मैंने आपसे कहा था 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये बात हुई थी कल। 1 माइनस अल्फा मैंने कहा था डिसोसिएशन के केस में ये एन नीचे चला जाता है। अब बताइए ये दो बात याद रखने के लिए, जब बहुत बड़ी साइंस पढ़ने की बात है क्या, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 1 को इधर लिया है 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय एन। अब क्या करना, इसको ऐसा कर दो 1 माइनस आई, तो ये माइनस हट गया अल्फा बाय एन। सिंपल है। क्या करेंगे भाई आप लोग, प्रोसेस पूरा बता देता हूं। चलो इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा आप लोगों के पास में एन, तो ये हो गया एन अल्फा प्लस एन से एन गया तो अल्फा, ये हो गया इस टाइप से। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, आपको क्या करना है, इसमें अल्फा कॉमन ले लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस आई इज इक्वल टू, इसमें अल्फा कॉमन आ गया तो बताइए ब्रैकेट में क्या बचेगा एन प्लस 1। इसको मैं इधर ले जाऊं क्या, एन को इधर ले गया। अब बताइए अल्फा की वैल्यू क्या आ गई इसके लिए, अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, एन 1 माइनस आई अपॉन एन प्लस 1, ये हो गया आप लोगों के लिए अल्फा। बोर्ड क्लासेस के अंदर कई बार जनरली इसको है ना पूछा जाता है ना, ऐसे ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन के लिए अल्फा कैलकुलेट करवाता है कई बार। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको डेरिवेशन तो ठीक है, आप आसानी से मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत है इसमें, वो आप कर लेंगे रिजल्ट, लेकिन आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये दो चीजें याद है। ठीक है, तो वन ऑफ फैक्टर का कल का क्लास जरूर पढ़िए और एक आज की ये क्लास पढ़िएगा, आपको पूरा वन ऑफ फैक्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वन ऑफ फैक्टर के अंदर आई की बात की हमने, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। ठीक है, चलो अगला लास्ट टॉपिक है हम लोगों का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आप नई हेडिंग डालिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको हटा देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है एजियोट्रॉपिक, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, कंपटीशन में भी ट्रू फॉल्स या उस टाइप से जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो इसको आप ध्यान से सीखना सब बच्चे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, देखो इसके लिए कुछ बातों को सीखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ये प्रॉपर्टी है ओनली बाइनरी सॉल्यूशन की। जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बाइनरी का मतलब बताया था। मैंने आपसे कहा था बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूशन में तो दो चीजें होंगी, बताइए क्या क्या, सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से सीखना, अपनी अकॉर्डिंग इसको राइट डाउन करते जाना आप लोग। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर बाइनर हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट भी एक होता है तो सॉल्वेंट भी वन होता है। जैसे एग्जांपल लो, आप पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व कर दो तो पानी सॉल्वेंट वन, और जो आपका क्या है सॉल्ट वो भी एक ही है सॉल्यूट। तो 1:1 के रेशियो में अगर दोनों को यूज कर रहे हैं तो आप इसको क्या बोल देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही क्लियर हो गया कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ये बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए हमें बाइनरी सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड कंसेप्ट ध्यान रखेंगे क्या है,
देखिए सेकंड कंसेप्ट ये है कि आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन बनाना कैसे है। जैसे इस सॉल्यूट को ए बोल देते हैं, ये इसको एक काम करो एक्स बोल दो, सॉल्यूट को एक्स बोल दिया, सॉल्वेंट को वाई बोल दिया, एक सॉल्वेंट ले लिया हमने वाई, एक्स वाई कुछ भी ले लो। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करो आप उसको कंसीडर कर लो स्मॉल एक्स, कंसिडरेशन है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बी का, वो क्या है वाई, ठीक है। तो दो बॉइलिंग पॉइंट मिल गए आपको, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट एक्स स्मॉल एक्स, वाई का हमें मिल गया स्मॉल वाई। अब आपने इसको मिक्स कर दिया, ये लो भाई एक डब्बे में इसको मिक्स कर दिया हमने, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा Z। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोगों की थिंकिंग ये है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इनके ही इक्वल होंगे, क्योंकि आपने दो चीजों को मिक्स किया तो उनके रिगार्डिंग ही होंगे, उनके रेस्पेक्ट में ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, उसको हम लेते हैं स्मॉल z, ले लो आप लोग। तो हुआ क्या, ये जो इसके कंपोनेंट थे उन कंपोनेंट से डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट मिल गया हम लोगों को z, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट बचे हैं लास्ट की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना। थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है क्योंकि यही इसका की पॉइंट है। तो जरा सुनना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बना है उनका जो कंपोजिशन से जो हमें Z मिला है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से डिफर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगली बात क्या कर रहे हैं कि इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है, जरा गौर से समझना सब बच्चे। देखो मेरे पास में क्या होता है भाई, दो मिक्सचर है, सपोज करो एक वाटर ले लू, ये एक काम करो, चलो वाटर ले लो और एक एसीटोन ले लो, एसीटोन और वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता है 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर कर लो 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों की बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या आ गया भाई, डिफरेंसेस आ गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, 100 है 75 है। अब होता क्या है, आप लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करना चाहते हैं। लिक्विड लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और वो भी क्या है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड है तो आप इसे सेपरेट करना है। तो सेपरेट वैसे तो फिल्ट्रेशन से तो कर नहीं सकते क्योंकि पानी में एसीटोन घुला हुआ है, दोनों ही मिक्स है, दोनों ही लिक्विड है। अगर एक सॉलिड एक लिक्विड होता तो फिल्टर कर लेते, लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। बाकी और जो प्रोसेस है सेपरेशन के वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक प्रोसेस आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्या करना होता है, इसमें थर्मामीटर लगा होता है और यहाँ पर एक ट्यूब लगी होती है और यहाँ पर है ना कंडेंस करने के लिए वाटर होता है। अब ये सभी समझ में आएंगे आपको, है ना। वाटर जो है इज यूज फॉर कंडेंसेशन प्रोसेस। चलो, और यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें हम ये सब कलेक्ट कर लेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, इस पे रीडिंग्स लिखी हुई है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको बर्नर से हीट कर रहे हैं। तो होता क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप इसे हीट कर रहे हैं तो ये बॉइल होगा तो इसकी वेपर बनेगी, ठीक है। वेपर बनेगी तो बताइए पहले वेपर किसकी बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। क्योंकि आप खुद से सोचिए, वाटर को तो वेपर बनने के लिए 100 चाहिए, एसीटोन को 75 चाहिए। तो पहले तो 75 ही बनने जल्दी वेपर बनेगी ना। तो जैसे ही 75 टेम्परेचर हुआ थर्मोमीटर के अंदर, हम इसको बंद कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर एसीटोन जो है वो वेपर फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया। तो बताइए आपको वेपर फॉर्म में नहीं, आपको तो लिक्विड चाहिए था। तो यहाँ पर जैसे ही एसीटोन वाटर के कांटेक्ट में आता है, या यूं बोलो कंडेंसेशन प्रोसेस के कांटेक्ट में आता है, कंडेंस हो जाता है, तो ये वापस किसमें मिल जाता है हमको, एसीटोन में मिल गया। तो बताइए इस प्रोसेस में कोई डाउट है क्या। अब आपका एसीटोन यहाँ मिल गया, वाटर यहीं पड़ा हुआ है, तो सेपरेट हो गया ना। लेकिन ध्यान रखना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस नहीं होने की वजह से हम लोग उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। चलो अब देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट भी आप सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ
अगर हम लोग बात करें सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोल दो सपोज करो, तो इनका बॉइलिंग एक्स वाई की फॉर्म में लिया था उसका ना, इसको x लिया था, इसको हमने y लिया था, तो मैंने कहा था इसका बॉइलिंग पॉइंट x है, इसका बॉइलिंग पॉइंट y है। समझ गए? अब क्या होगा, मैंने कहा था इससे सॉल्यूशन बना दो, z सॉल्यूशन मिल गया था और ये z स्मॉल z इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो हुआ क्या, वो जो z है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अलग हो गया और एक जैसा हो गया। एक जैसा कैसे? दोनों सॉल्यूशन का सेम हो गया। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता इन लोगों का। ठीक है, उसका रीजन मैं बता देता हूं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो देखना यहाँ होता क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं हमारे पास में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर इसको x बोल दिया था, इसको y बोला था, तो मैं x y या a भी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं x मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं ना, a और b ले लो। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, x ऑफ a इज इक्वल टू x ऑफ a। चलिए क्या बात हुई, ये है लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब हो गया, आपको एक कंडीशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल होता है जब लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के नॉट इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया? देखो आएगा, ये आपका एक पेन है, ये मार्कर है, इस मार्कर का अभी ये क्या है, सपोज करो लिक्विड है, तो इस लिक्विड फेज में इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसको मैंने हीट करके वेपर बना दिया, वेपर फेज में इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर लिक्विड फेज और वेपर फेज इन दोनों फेजेस का वेपर प्रेशर, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन, गलती से मैं मोल फ्रैक्शन की जगह वेपर प्रेशर भूल गया, तो दोबारा सुनना, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और ऊपर कौन है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन इक्वल आ रहा है, तो वहां पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने की कंडीशन क्या है कि इसका जो फेज है लिक्विड, उसका जो आपका वेपर, आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो, अभी क्या हुआ, जो पहले क्लास थी वो वेपर फेज की थी, तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड बातें ज्यादा याद आ रही है, तो आप ध्यान से सुनना। लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू अगर वेपर जो बनी हुई है आप लोगों की, उसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल होगा। यहां क्या हुआ, यहां पर इन दोनों की, देखो भाई ध्यान से पढ़ना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिख दिया है, लिक्विड स्टेट में जो सॉल्यूट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल अगर हो जाए किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही ले रहा हूं, लेकिन कौन सी फेज, वेपर फेज, तो कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। यहां एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, यहां यही हो जाता है। यहां क्या होता है, जो आप लोगों का लिक्विड है उस लिक्विड का जो आपका मोल फ्रैक्शन वैल्यू आई है, वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो लिक्विड फेज में है वो किसके इक्वल हो गई, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फॉर्म में जो आप लोगों का कंपोनेंट है उसके इक्वल हो जाती है। तो सर यहां ऐसा इसके लिए भी लिख सकते हैं, यस, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी। अब इसका क्या मतलब हो गया, ये बताइए सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का कौन सा फेज, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, और ये क्या लिख दिया मैंने, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो दोनों में बताइए आप लोगों को यहाँ इक्वल मिल गया। अब इक्वल मिल गया तो इस केस में आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप का होता है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, हटा देता हूं इसे, क्योंकि आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखना क्या करना है, अब हमारा जो प्रोसीजर है सेकंड, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगला जो हेडिंग है वो है टाइप्स। अब दो टाइप का है, ध्यान से सीखिएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और यहां लिखना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
समझ में आ गया? ठीक है, दो टाइप है, अभी तो क्या समझ में आया, अभी तो हम पढ़ेंगे इसको, तो ध्यान से सीखना। देखो मिनिमम का मतलब होता है जो भी पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, जो भी सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, जो भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। अब पॉजिटिव डिविएशन के लिए आपको एक लेक्चर पीछे जाना पड़ेगा। जो भी सॉल्यूशन, एक मिनट लिख देता हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, मैथेनॉल पढ़ा था हम लोगों ने, मैथेनॉल, और ये सीधा सीधा ले लो HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। जरा गौर से समझना, ये नेगेटिव डिविएशन हो गया, नेगेटिव डिविएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि इस यहां पर जो भी पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं मिक्सचर, भाई आप लोगों ने पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन कहां पढ़ा था? थोड़ा सा प्लीज आप पीछे के लेक्चर को अटेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सॉल्यूशन दो टाइप के पढ़ाए थे, राउट स्लोप पे बेस्ड, एक था आइडियल, दूसरा कौन सा था? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के अंदर भी मैंने आपसे दो सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, एक पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन और एक नेगेटिव डिविएशन। ग्राफ से आप हो सकता है आपको याद आ जाए। देखो पॉजिटिव डिविएशन की बात करो, ये ग्राफ आपको ध्यान आ रहा होगा, इस टाइप का हमने पॉजिटिव डिविएशन वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, ध्यान रखिएगा। तो आप खुद से सोचना, और नेगेटिव डिविएशन में ये वाला ग्राफ था हम लोगों का। अब होता क्या है, यहां पर खुद से सोचना, जब पॉजिटिव डिविएशन होगा तो मेरे को एक बात बताइए, वेपर फेज जो है, वेपर जो क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा कब? जब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? मिनिमम। दूसरा, वेपर फेज या वेपर प्रेशर मिनिमम होगा कब? होगा वेपर प्रेशर मिनिमम जब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? मैक्सिमम हो। उल्टा है, कैसे है जरा गौर से सुनना। मेरे पास में एक ये सॉल्यूट है, मैं इसे हीट कर रहा हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो खुद से सोच के बताइए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो इसकी वेपर अच्छी बनेगी कि मतलब आसानी से बनेगी कि मुश्किल से बनेगी? आसानी से बनेगी, आसानी से बनेगी, मतलब इसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये जो इसको बॉइलिंग पॉइंट जब आप लोगों का क्या हो गया है? कम हो गया है, मिनिमम हो गया है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते थे? पॉजिटिव डिविएशन। यहाँ रिवर्स कर दो, यहाँ क्या कर दिया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम बन रहा है, मतलब वेपर कम बन रही है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ पर कैसा डिविएशन मिलेगा आप लोगों का? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला नेगेटिव डिविएशन। रिवर्स है, जिन बच्चों को पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन में कंफ्यूजन है, एक बार वो प्रीवियस लेक्चर जरूर स्टडी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन चैप्टर की हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वांट ऑफ फैक्टर के अंदर सेकंड केस पढ़ाया है, डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन, और सेकंड है हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको यहां तक रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।